उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अभी तक हमने बात की बैक्टीरिया के हैबिटेट पे, साइज पे और शेप्स पे। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले हम उसमें से देखेंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एक्चुअली हैं कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला एंड पिलाई। ठीक है, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, इनको भी हम पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल बेसिकली ना स्टिकी सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं बैक्टीरिया, जो एक लेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और वो लेयर क्या बनाती है? कैप्सूल बनाती है। कैप्सूल बेसिकली प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, यानी ये सेल वॉल है तो इसके बाहर वाली साइड पे कैप्सूल होंगे। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, ये डिफ्यूज़ कर जाती हैं और ये स्लाइम लेयर बना लेती हैं। वैसे कैप्सूल लेयर या स्लाइम लेयर बनी किससे होती है? पॉलीसेक्राइड्स वगैरह से, ये ज़्यादा होते हैं, जबकि कुछ में पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। अब कैप्सूल या स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या होता है? ये बैक्टीरिया को सब्सटेंस के साथ जुड़ने में मदद देते हैं, यानी बैक्टीरिया ने कहीं भी अटैच होना है तो हेल्प कौन करेगा? स्लाइम या कैप्सूल। और इसके अलावा ये जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके अगेंस्ट अगर हम एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एक्सटर्नल कंपोनेंट। सेकंड वन है फ्लैजेला। आपको पता है ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वो नॉन मोटाइल हैं। अब मूव किस तरह करते हैं बैक्टीरिया? फ्लैजेला की हेल्प से। फ्लैजेला एक्चुअली हैं क्या? हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस, यानी ये हेयर लाइक हैं और कहाँ से ये निकले हैं? साइटोप्लाज्म से। हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस, उनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला। उसके बाद हमने देखनी है टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस। अब हम ज़रा इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं कि एट्राइकस से क्या मुराद है, मोनोट्राइकस से, पेरीट्राइकस और लोफोट्राइकस। अब यहाँ पे देखें, पेरीट्राइकस ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों साइड पे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, वो कौन सा होगा? पेरीट्राइकस। एट्राइकस, एक आपको मैंने पहले बताया था कि अगर वर्ड के स्टार्ट में आता है तो इसका मतलब होता है विदाउट फ्लैजेला। सो ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन मोटाइल हैं, जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है मोनोट्राइकस, जिनमें सिंगल फ्लैजेला है। एम्फीट्राइकस, जिसमें दोनों साइड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। और लोफोट्राइकस, जिसमें एक साइड पे ही फ्लैजेला का गुच्छा प्रेजेंट है। ठीक है, ये थी हमारे पास फ्लैजेला की टाइप। पिलाई और फिम्बराई। ठीक है, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के बैक्टीरिया में होती हैं। बेसिकली हॉलो फिलामेंटस रॉड्स होती हैं। ठीक है, यानी फिलामेंट्स की फॉर्म में। बनी किससे होती हैं? प्रोटीन पिलन से। फंक्शन क्या होता है पिलाई का? एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करती हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का टॉपिक इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन के टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है कैप्सूल के नीचे। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर की साइड पे और कैप्सूल से नीचे, यानी ये इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होती है। रिजिड होती है और सेल वॉल जो है ये शेप देती है सेल को। ये तो हमने पहले बात की कि सेल की शेप कौन डिटरमाइन करता है? सेल वॉल। अब सेल वॉल ज़रूरी क्यों होती है? बैक्टीरियल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल रिमूव कर दी जाए, उनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स। अब आस्ता आस्ता हम इनर स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले हमने देखे थे जो आउटसाइड के स्ट्रक्चर्स थे ना वो, अब हम मूव कर रहे हैं इनर स्ट्रक्चर्स की तरफ। आउटसाइड स्ट्रक्चर्स में हमने सबसे पहले देखा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में कैप्सूल पढ़ा हमने, स्लाइम लेयर थी। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ा, फिर हमने पिलाई के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बात की सेल वॉल की। अब हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स की। ये होती हैं सेल वॉल से नीचे। ठीक है, और ये सारा लिविंग मैटर जो होता है बैक्टीरिया का, उसको सराउंड कर रही होती हैं।
एक्चुअली सेमी परमिएबल होती हैं और बनी किससे होती हैं? फास्फोलिपिड से और प्रोटीन से। फास्फोलिपिड की होती है बाइलेयर। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और बैक्टीरियल डीएनए जो है वो भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होता है। ये था हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स का टॉपिक। जो नेक्स्ट है वो है स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स, यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स के अलावा और कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। तो वो है दो तरह की, मीजोजोम्स एंड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स की तो वो दो तरह की हैं, मीजोजोम्स एंड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। मीजोजोम्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सेल सरफेस की इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है। यानी ये अगर सेल मेम्ब्रेन है ना तो ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है। और ये ऐसा लगता है कि ये डीएनए के साथ एसोसिएटेड है। और इसके अलावा जो मीजोजोम्स हैं वो हेल्प करती हैं टू जो सेल्स हैं ना, सेल डिवीजन के दौरान सेपरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है। अब डीएनए सेपरेशन होनी है टू डॉटर सेल्स में, तो जो मीजोजोम्स है ना वो डीएनए की ये जो इस डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें हेल्प करेंगी। इसके बाद जो मीजोसोम्स है ना वो क्रॉस वॉल्स भी बनाती हैं डॉटर सेल्स के दरमियान में, यानी ये दो डॉटर सेल्स अगर जुड़े हुए हैं तो इनके दरमियान में क्रॉस वॉल्स फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? मीजोसोम्स। सेकंड हमारे पास है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। ये ट्यूबुलर या फिर शीट लाइक इनफोल्डिंग्स हैं, यानी इस तरह शीट की तरह, एक जिस तरह शीट्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है ना वैसी ये शीट लाइक इनफोल्डिंग्स हैं। जैसे थैलेकॉइड्स होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर याद करें तो उसमें हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे। इन सैक्स में होता क्या है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, यानी जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल होता है ना वो इन थैलेकॉइड्स लाइक जो इनफोल्डिंग्स है ना उनमें प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे होती क्या है एक्चुअली? फोटोसिंथेसिस, यानी वो सारे बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनमें क्या होता है? ट्यूबुलर शीट लाइक इनफोल्डिंग्स, जो किससे रिजेम्बलेंस रखती हैं? थैलेकॉइड से। अभी हम ना इसकी डायग्राम भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको पता है कि ये सारा लिविंग मैटर होता है, ठीक है। और अगर इसके साथ हम न्यूक्लियोप्लाज्म को भी मिला दें तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या है कि लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको किसने कवर किया हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। बैक्टीरिया के केस में देखें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना, तो इसलिए सारा जो मटेरियल है वो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? साइटोप्लाज्म में। और उसको कवर किसने किया होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। अब ये ना साइटोप्लाज्म में बेसिकली तीन तरह के जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं ना वो हैं साइटोसोल, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम्स। अब साइटोसोल क्या होता है एक्चुअली? ये कम्प्लेक्स होता है। सोल से आपको पता चल रहा होगा कि ये सोल्यूशन लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है सोल्यूशन है किन किन चीज़ों का? इनऑर्गेनिक एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, पेप्टाइड्स का एंड विटामिन्स का। So cytosol is the combination of inorganic acids, amino acids, proteins, peptides and vitamins. सेकेंड हम बात करेंगे न्यूक्लियाइड की। न्यूक्लियाइड किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? डीएनए पे। डीएनए कितने बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है? 5 × 106 बेस पेयर्स। और लेंथ कितनी हो सकती है? 1 मिलीमीटर। और न्यूक्लियाइड में ना जितनी कह लें कि प्रोटीन जो है ना इसमें बेसिकली यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसकी निस्बत कम होती है, ठीक है। और प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोसोम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि आरएनए प्रोटीन बॉडीज़ हैं। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन की बेसिकली सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में, और ये फ्रीली प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के साथ। फंक्शन इनका मैंने आपको पहले बता दिया कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो बैक्टीरिया है ना उनमें जो राइबोसोम्स हैं वो 50S + 30S हैं, यानी जो हमारे पास लार्ज सब यूनिट है वो 50S है, स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30S है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? इक्वल अमाउंट होती है आरएनए की और प्रोटीन्स की, और 50S और 30S मिल के क्या बनाते हैं? 70S। एस बेसिकली जो है ना ये स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है, जो कह लें डेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास प्लाज्मिड्स।
अब बैक्टीरिया में डीएनए की बात तो हमने कर ली, तो प्लाज्मिड्स क्या हैं? प्लाज्मिड्स बेसिकली ना स्मॉल रिंग्स हैं डीएनए की। बनी किससे होती हैं? बहुत थोड़ी सी जीन्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड जो है ना वो अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी उनका अपना डीएनए होता है और उनमें अपनी रेप्लिकेशन होती है। अब फंक्शन क्या होता है प्लाज्मिड्स का, यानी प्लाज्मिड्स प्रेजेंट क्यों हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं दो चीज़ों के खिलाफ। किस किस के लिए रेजिस्टेंट देते हैं ये? एंटीबायोटिक्स के लिए और डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ये उसके खिलाफ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ऑयल स्पिल्स होती हैं उनकी क्लीनिंग में यूज़ होते हैं ये। और इसके अलावा जो प्लाज्मिड्स हैं ये पेट्रोलियम से प्रोटीन बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है एपिसोम्स की। एपिसोम्स बेसिकली क्या हैं कि ये वो प्लाज्मिड्स हैं जो कैपेबल हैं इंटीग्रेटिंग इनटू बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम्स, यानी वो प्लाज्मिड्स जो कि डीएनए के अंदर शामिल हो जाए ना, उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एपिसोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्स और सिस्ट्स की, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ना वो रेजिस्टेंट बॉडीज़ बनाते हैं, यानी जब हालात जो हैं वो फेवरेबल नहीं हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स। अब बेसिकली एक्सोस्पोर्स कौन से होंगे? नाम इंडिकेट कर रहा है। एक्सो का वर्ड हम यूज़ करते हैं आउटसाइड के लिए, एंडो का वर्ड हम यूज़ करते हैं विदन। सो एक्सोस्पोर्स जो हैं ये आउटसाइड द सेल हैं, एंडोस्पोर्स जो हैं ये विदन सेल हैं, ठीक है। और ये हीट रेजिस्टेंट हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट हैं, यानी जितनी ज़्यादा मर्ज़ी हीट हो जाए बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट नहीं होगा। जितनी ज़्यादा मर्ज़ी डेसिकेशन हो जाए, बारिश ना हो, बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट नहीं होगा। यानी ये बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं कि जो अनफेवरेबल पीरियड है ना उसको पास आउट कर ले वो, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो न्यू सेल जो है वो बन जाएगा। कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो उनका जो सारा सेल होता है ना वो कवर हो जाता है थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट बॉडीज से, ठीक है। ये हमारे पास बैक्टीरिया है और ये सारे का सारा कवर हो गया किससे? थिक वॉल्ड बॉडीज से। उन बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं सिस्ट जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू बैक्टीरियम में, ठीक है ना। दो तरह के हैं स्ट्रक्चर्स, एक स्पोर्स हैं और एक सिस्ट्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के जो कि नए बैक्टीरिया बनाते हैं, जबकि सिस्ट क्या है? ये बैक्टीरिया के गिर्द एक कवर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस वैक्यूल्स की। गैस वैक्यूल्स बेसिकली बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉलो होते हैं, रिजिड सिलेंडर्स होते हैं। हॉलो मतलब ये तंग तंग होंगे, ठीक है। और इनकी जो प्रोटीन बाउंड्री होती है वो इम्परमिएबल है वाटर से, यानी बाहर वाली साइड पे इनके क्या होता है? प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन होती है उसमें वाटर का कोई अटैक वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि वो इम्परमिएबल है। इसके अलावा डिज़ोल्व गैसेस जो हैं वो पेनिट्रेट कर सकती हैं इस बाउंड्री को। सो गैस वैक्यूल्स एक्चुअली क्या काम करता है? बॉयंसी प्रोवाइड करता है। ये होता कैसा है? हॉलो एंड रिजिड सिलेंडर्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन बाउंड्री जो है वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, और लेकिन जो डिज़ोल्व्ड गैसेस हैं ना वो पेनिट्रेट कर सकती हैं इस बाउंड्री को, ठीक है। तो ये थे हमारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट्स थे वो हमने देखने थे। अब हम ज़रा डिटेल से बैक्टीरियल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और इन कंपोनेंट्स को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। अब देखें बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं ना तो देखें कैप्सूल है, ठीक है, ये सबसे आउटसाइड लेयर है, रेड में आपको शो हो रही है। सेकंड सेल वॉल है जो येलो कलर में शो की गई है। थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर में है। बाकी ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अब क्या होगा? राइबोसोम्स भी होंगे, ये प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट हैं, पिलाई जो है ये आउटसाइड प्रेजेंट हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं या फिर सेल टू सेल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सिंगल फ्लैजेला है इसमें, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस। इसके अलावा इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियाइड कहेंगे।